हेलो एवरीवन, मैं हूं मधुसूदन। और लास्ट वीडियो में जहां तक हमने देखा था उसके आगे का जो चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये इस चैप्टर को हम देखेंगे और इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर जैसे हम हैं, हम जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है। कोई भी पर्टिकुलर गुड्स को हम खरीदते हैं तो उसके पहले सोचते हैं कि यार इसकी कितनी यूटिलिटी रहेगी हमारे लिए, उस हिसाब से हम उसको खरीदते हैं। तो गुड्स के प्रति हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर होता है तो वो कंज्यूमर बिहेवियर होता है। और डिमांड भी हम इसमें पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होती है, कैसे डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है कि ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं। वांट्स जैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन वांट्स जनरली इज कंसिडर्ड एज द गोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो वांट होती हैं उनको फुलफ़िल करने का गोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो वांट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी आर डिफरेंट, लाइक वेज अर्नर्स की डिफरेंट होगी, बिजनेसमैन की अलग होती, पॉलिटिकल लीडर्स की अलग होगी। और सारे जो क्लासेस होती हैं, मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, सबकी वांट्स अलग अलग होती हैं, डिपेंड ऑन देयर सैलरीज और इनकम। तो फिर देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो वांट आर अनलिमिटेड। सबसे पहले तो वांट्स कभी भी लिमिटेड नहीं होती हैं। आज यदि आपकी वांट है कि भाई हमको बाइक खरीदनी है, मेरी जॉब लग जाए, तो उसके बाद फिर आप सोचोगे यार मेरे को कार खरीदनी है। उसके बाद आप बढ़ती ही जाती है, फिर आप सोचोगे यार और अच्छी कार खरीदनी है, फिर लग्जरी चाहिए आपको। तो वांट हमेशा बढ़ती जाएगी, अनलिमिटेड होती हैं। फिर ये रिकर होती हैं, मतलब ये बार बार होती रिकर होती रहती हैं। रिकर मतलब बार बार दोहराती रहती हैं। एक बार आप ऐसा नहीं कि वांट एक बार सेटिस्फाई होगा फिर अगले बार फिर नहीं होगी, वो फिर से रिक्रिएशन होता रहता है उनका। फिर होता है अ गिवन वांट इज सेटिएबल। ये कह रहे हैं कि थ्रू ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, अ गिवन वांट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल मैन हु, मतलब इनका कहना ये है कि एक टाइम के लिए वांट कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे हमको प्यास लगी है, हमको भूख लगी है, तो हम पानी पी लें या खाना खा लें तो हमारी वांट उस टाइम के लिए सेटिस्फाई हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद फिर से रिकर होती हैं। फिर होती है वांट्स आर कम्प्लीमेंट्री, मतलब एक वांट को फुलफ़िल करने के लिए हमें दूसरे की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ब्रेड एंड बटर, जब भी हम सुबह नाश्ता करते हैं तो हमको ब्रेड के साथ बटर भी चाहिए होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि फार्म में के लिए ट्रैक्टर से ही काम चल जाए, जब तक ड्राइवर ना हो, तो हमको ट्रैक्टर के साथ ड्राइवर भी चाहिए। तो ऐसे ही फर्टिलाइज़र एंड इरीगेशन, वाटर, पेन एंड पेपर, सब मतलब एक के साथ दूसरे की जब डिमांड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री। एक के साथ दूसरा कम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक के बिना दूसरे अकेले से काम नहीं चलेगा, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर वांट आर कॉम्पिटिटिव, मतलब जैसे आपकी जॉब लगे तो आप क्या सोचोगे सबसे पहले कि यार मैं कार लूँ कि बाइक लूँ, आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वो कंपटीशन हो गया कि यार, फिर आप सोचने लगोगे कि यार कार लें कि बाइक लें, कौन मुझे ज़्यादा सुटेबल है। तो एक कंपटीशन हो गया वांट्स के बीच में, तो वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। फिर उसके बाद है कि वांट्स हैव अल्टरनेटिव मीन्स इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको प्यास लगी तो आप पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हो, कोकोनट वाटर भी पी लेते हो। तो वांट अल्टरनेटिव हो गई, मतलब उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अल्टरनेटिव हो सकता है कि वांट जो है हमारी पानी से भी प्यास बुझ रही है और कोल्ड ड्रिंक से भी, कोकोनट वाटर से भी। ऐसा नहीं कि हमको पानी ही चाहिए, कोकोनट वाटर पी लो तो भी आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो वांट्स की अल्टरनेटिव भी होती हैं। फिर होता है कि ओरिजिन ऑफ वांट्स कैसे होती है। जैसे हमको भूख लगी तो वहाँ से वांट हमारी ओरिजिनेट हो गई, हमने किसी से देख लिया भाई कोई कार लेके आया है अच्छी हमारे बाजू में, तो हमको भी लगने लगता है यार ये कार, काश हमारे पास ये कार होती तो हम ये कार से घूमते। तो वांट्स, ओरिजिन ऑफ वांट्स वहाँ से होता है। फिर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वांट में क्या है, व्हाट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेसेसरी, कंफर्ट एंड लग्जरी। आप देख सकते हैं नेसेसरी है पहले, फिर कंफर्ट है, तो लग्जरी। तो कंफर्ट जो है वो बीच में आता है नेसेसरी और लग्जरी के। नेसेसरी क्या होता है भाई, जो हमारी ज़रूरत है सबसे पहले, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो जैसे पहले हमारी एग्जिस्टेंस के लिए फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड शेल्टर, ये हमारी नेसेसरी एग्जिस्टेंस के लिए हैं।
फिर होता है नेसेसरीज ऑफ इफ़िशियंसी, मतलब जो हमारी इफ़िशियंसी बढ़ा दें। ये तो हमारा एग्जिस्टेंस के लिए हो गया, ऊपर फूड वाटर ये तो हमको ज़रूरी ही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान जैसे वो कहते नहीं हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ऐसे ही फिर हमारा इफ़िशियंसी किससे बढ़ेगी भाई, हम न्यूट्रिशनल डाइट लें तो हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। टेबल एंड चेयर, क्लासरूम, वेंटिलेशन, अच्छा हाउस हो, ये सब क्या हो सकता है। फिर उसके बाद इफ़िशियंसी, ये सब हमारी इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं, जो एग्जिस्टेंस के लिए इफ़िशियंसी। फिर होता है नेसेसरीज कन्वेंशनल, जो हमारे लिए फिर होता है ये कि हम भोगना, सुखों का भोगना एक तरीके से कह सकते हैं, कि जैसे फिर हमारी बढ़ जाती है कि भाई हमको स्मोकिंग भी करना है, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ये सब आ जाएगा कन्वेंशनल में। ठीक है, तो ये नेसेसरीज़ में आ गई कि ये सब एक तरीके से नेसेसरीज़ हैं। फिर उसके बाद आ जाओ, मतलब नेसेसरीज़ का ये है कि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, लेकिन इसमें भी क्लासेस हैं, जैसे एफिशिएंसी के बिना बिल्कुल भी सॉरी एग्जिस्टेंस के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है, फिर एफिशिएंसी, फिर कन्वेंशनल। फिर इसके बाद आता है कंफर्ट। तो जैसे आपके घर में चेयर है एक सपोज दैट, और आप उस पर बैठ के पढ़ रहे हो, फिर आपको कुछ दिन बाद मन करने लगता है यार एक घूमती होती तो और मज़ा आता। तो आप देखोगे रिवॉल्विंग वाली चेयर आती है जो, वो खरीद लाओगे। फिर आप देखोगे यार कि बहुत गर्मी लग रही है, घर में आपके पंखा नहीं है या पंखा है तो आप सोचोगे यार कूलर होता तो और बढ़िया रहता, तो वो कंफर्ट में आ जाएगा। फिर तो धीरे धीरे जब हम कंफर्ट में जाने लगते हैं, जैसे ही हमारी इनकम और सैलरी बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है एक थर्ड स्टेज लग्जरी। लग्जरी क्या होता है, सुपरफ्लुअस वांट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आप फिर उस हायर क्लास में पहुंच गए, मतलब आपको जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सुखों को भोगने के लिए ये सब चीज़ों का वाहन करते हैं। जैसे कि दो टाइप की होती हैं, हार्मलेस लग्जरी और हार्मफुल लग्जरी। हार्मलेस लग्जरी में क्या क्या हो गया भाई अपना, हार्मलेस लग्जरी में हो गया अपना जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, या फिर एक वेल फर्निश्ड बंगलो में रहना। एक्सपेंसिव फूड हैबिट्स हो सकती हैं, आप ब्रांडेड कार में घूम रहे हो, मर्सरीज, ऑडी, तो ये आपकी लग्जरी हो गई। ये सर हार्मलेस लग्जरी हो गई, मतलब इनसे कोई हार्म नहीं हो रहा है। फिर एक होता है हार्मफुल लग्जरी। तो हार्मफुल लग्जरी में क्या होगा भाई, एल्कोहल लेना ज़रूरी तो है नहीं कि बिल्कुल आप जिंदा नहीं रह सकते उसके बिना, लेकिन वो लग्जरी में आ गया। तो आप क्या कर रहे हो, एल्कोहल ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, ये सब काय में आएगा, हार्मलेस लग्जरीज में। फिर फिर होता है लग्जरी का क्या है, लग्जरी डिफेंस लग्जरी। डिफेंस लग्जरी मतलब जैसे डिफेंस लग्जरी क्या होती हैं, जो चीज़ें हम खरीद के रख लेते हैं अपने पास, जैसे अपन ने महंगी महंगी ज्वेलरी रख लेते हैं कुछ लोग जैसे जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो अपना कहीं शेयर मार्केट में लगा देते हैं, और जब भी क्राइसिस का टाइम आता है उनको ज़रूरत होती है तो वो उसको वापस निकाल लेते हैं, उससे अपना पैसा वापस से ले लेते हैं और उसको ज़रूरत में यूज़ कर लेते हैं, तो वो हो गया डिफेंस लग्जरीज। फिर इसके बाद ये है कि इन बोला है थ्रू डिमार्केशन इज मेड अमंग नेसेसरी कंफर्ट एंड लग्जरीज। तो इनने बोला कि डिमार्केशन, इसका मतलब क्या होता है, डिमार्केशन का पहले तो मैं आपको ये बता दूं। तो डिमार्केशन का मतलब होता है निर्धारित करना। ये बहुत ही मुश्किल है कि हर इंसान के लिए, देखो कुछ ऐसे भी होंगे जो जैसे कोई मजदूरी कर रहा है तो उसकी नेसेसरीज अलग हो जाएगी, कंफर्ट अलग होगा, लग्जरी अलग हो जाएगी। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसके लिए अलग होगी नेसेसरीज और लग्जरी और कंफर्ट वाली चीज़ें। अब जो भी जैसे कोई लेबर है उसके लिए यदि आप प्लेन में बैठा दो तो वो तो उसके लिए लग्जरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं बिजनेसमैन की बात करें तो वो तो उसका डेली का काम है प्लेन में बैठना, तो वो उसके लिए नेसेसरी है एक तरीके से। तो नेसेसरी लग्जरी डिपेंड करती हैं इंडिविजुअल की सैलरीज पे मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे सैलरी आपकी चेंज होगी और आपका इनकम चेंज होगी, आपकी नेसेसरी इन कंफर्ट और लग्जरी तीनों चीज़ें चेंज होती जाएंगी इन कंपेरिजन टू अदर पर्सन। फिर इसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो भाई साहब ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट लॉ कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यदि हम इसको ठीक से पढ़ना है हमें इसको। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, डिमिनिशिंग का मतलब है कम होना, मार्जिनल की मतलब है मार्जिन, मतलब जैसे हमने एक बिस्किट का पैकेट खाया और दूसरा बिस्किट का पैकेट खाया, तो हमको पहले से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन कंपेरिजन टू दूसरा खाया तो उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उनका डिफरेंस मतलब मार्जिन, ठीक है। और यूटिलिटी का मतलब होता है यूज़फुलनेस, उसको खा के कितना हमको कितना वो यूज़फुल है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब
मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है। जैसे इसमें अपन नाम से ही पता चल रहा है कि डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक और दूसरे के बीच में अंतर, वो हमेशा कम होता जा रहा है, डिमिनिशिंग मतलब। अब हम इसको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टू टेक्निक्स आर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वाइज यूटिलिटी एनालिसिस। पहला है टू टेक्निक यूज़ होती हैं भाई कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में। यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द मार्शिलियन अप्रोच थ्रू विच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, एंड सेकंड द इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। द फॉर्मर अप्रोच इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच एंड द लेटर इज कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच। सीधी बात है, इनने दो टाइप को डिवाइड कर दिया है। इनने बोला है कि कार्डिनल अप्रोच में क्या आएगा, कार्ड जैसे हमने आपको पहले बताया था, कार्डिनल अप्रोच मतलब नंबर, कार्डिनल मतलब नंबर। तो जो भी जैसे अपन ये लॉ पढ़ रहे हैं ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसके बाद एक लॉ पढ़ेंगे इक्यू मार्जिनल, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल। तो वो जो दोनों जो लॉ हैं वो कार्डिनल अप्रोच में आएंगे, क्योंकि इसमें हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करेंगे, नंबर्स में। और इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व और आपका बजट लाइन, वो सब काय में आएंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी में। उसमें हम ऑर्डर बताएंगे डायरेक्ट कि ये इससे इसके बदले ये प्रेफर करेंगे, या ये ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा इसके बदले। उसमें हम नंबर की बात नहीं करेंगे, और वो ज़्यादा साइंटिफिक है, हम पिछले वीडियो में आपको बता भी चुके हैं इसके बारे में। तो यही यहाँ पे लिखा है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस फॉल अंडर द कार्डिनल अप्रोच। तो ये सब किस में आ रहे हैं, कार्डिनल, क्योंकि इनमें नंबर की बात हो गई तो ये नंबर में आएंगे, तो ये कार्डिनल अप्रोच हो गया भाई। अब इसके बाद है हैविंग अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, एन अटेम्प्ट इज मेड हेयर टू एग्जामिन द रिलेटेड लॉ ऑफ यूटिलिटी वाइज द। अब ये कह रहे हैं, इनका मतलब है कि आपने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हैं, और हमने आपको समझाया भी है, और जितने भी लॉ पढ़ेंगे उसमें सब यूटिलिटी की ही बात होगी। जैसे पहला लॉ है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ वाज इनिशियली फॉर्मुलेटेड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गोजेन। ये बिल्कुल नाम याद रखना है आपको, क्योंकि जो एच गोजेन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं हम इसको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। तो ये एकदम नाम याद रखना है इसका। और the law says that more a commodity that an individual possesses, the law less is the utility that is derived from it। मतलब जितना ज़्यादा आप कोई भी कमोडिटी को लेते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, उससे यूटिलिटी हमेशा घटती जाएगी। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। मोर एम्पैथेटिकली द लॉ इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग लेसर एंड लेसर यूटिलिटी। यही जो हमने आपको बताया है कि उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी जैसे आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। फिर इसके बाद नीचे एक स्टेटमेंट दिखा है, मार्शल ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि द एडिशनल बेनिफिट अ पर्सन डिराइव्ड फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ एनीथिंग डिमिनिशिंग विद द ग्रोथ ऑफ द स्टॉक ही हैज़। इनका मतलब ये है कि जो आपके पास पहले से स्टॉक है, जैसे आपके पास 4 मैगी रखी हैं, और तो आपके पास पहले से स्टॉक है घर में, और आप 4 और ले आएंगे, तो जो 4 पहले से रखी हैं और जो 4 आप और ले आ रहे हैं, उनके कंपेरिजन में जो यूटिलिटी है वो घट जाएगी। फिर मैगी का आप उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि यार हमारे पास तो और पड़ी हैं 4। समझ रहे, बात ये है कि आप इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, उसी को यूटिलिटी और यूज़फुलनेस बोलते हैं। फिर है कि भाई इस लॉ में क्या है, हमको कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस तो पूरे जितने भी इकोनॉमिक्स के लॉ पढ़ेंगे सब में अजम्पशंस ही हैं। फिर तो इसका कुछ अजम्पशंस हैं। पहला जैसे होमोजेनिसिटी, मतलब जैसे होमोजेनिसिटी, जब भी हम कोई चीज़ में ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न लगाएंगे तो हमको साइज, कलर, टेस्ट, ये सब हमको जो है ये होमोजेनिटी लेके चलना है, चेंज नहीं करना है। जैसे हमने एक कमोडिटी ली तो हम वही कमोडिटी को आगे लेंगे। फिर इसके बाद है कंजप्शन ऑफ अ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी शुड बी कंटिन्यूड विथआउट इंटरवल, दैट इज देयर शुड नॉट बी एनी गैप ड्यूरिंग द कंजप्शन प्रोसेस, द लॉ ऑफ बिकम इनफ। सीधी बात है, जब जैसे हम सपोज दैट पानी का ही एक एग्जांपल ले लें, तो हम पानी का एक गिलास पी रहे हैं, तो हमको जो इसकी यूटिलिटी है जब मेजर करने जा रहे हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU बोलेंगे हम इसको शॉर्ट में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो DMU जब हम अप्लाई करेंगे तो वो पानी के गिलास पे जैसे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम उस पानी गिलास को तो जल्दी जल्दी पिएंगे, ये नहीं कि अभी पी लिया फिर 1 घंटे बाद पी रहे, फिर 2 घंटे बाद पी रहे, तो वो तो उसकी यूटिलिटी बराबर रहेगी भाई। लेकिन यदि हम एक पी लिया फिर दूसरा पी लिया तुरंत वो पीने के बाद, तो उसकी यूटिलिटी कम होगी। तो ऐसे हमको कंजप्शन है वो हमको रेगुलर लेना है, उनमें गैप नहीं देना है। फिर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट टेस्ट प्रेफरेंस इनकम ATC रिमेन अनचेंज।
और हमें क्या है कि टेस्ट प्रेफरेंस और इनकम भी हमेशा अनचेंज, मतलब उसको कांस्टेंट मान के चलना है। फिर आ जाइए भाई इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। तो ये हम इस लॉ को पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें है क्या एक्चुअली में। सबसे पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमको पहले ही बता दिया हमने आपको कि दो चीज़ों के बीच में जो गैप रहेगा उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। दो चीज़ों के बीच में गैप या बोलते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसको क्या बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे हमने 5 बिस्किट के पैकेट खाए तो उनसे हमको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो हो जाएगा क्या टोटल यूटिलिटी। टोटल पाँचों पैकेट का जब हम सेटिस्फेक्शन निकालेंगे तो टोटल, और जब एक और दूसरे के बीच में जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अब आ जाइए आप देखिए नीचे पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं दोनों का क्या दिया है। इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बोले हैं, इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है भाई, कि एक ज़्यादा यूनिट्स लेने पर उसको कितना कंजप्शन पे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, इट इज़ सम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब टोटल यूनिट यहाँ पे दी जा रही हैं। फिर एक शेड्यूल दिया हुआ है, आप देखिए एक नीचे के नंबर ऑफ एप्पल दिए हुए हैं, टोटल यूटिलिटी दी है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आपको ये देखना है कि देखो जैसे टोटल एक एप्पल, दो एप्पल, 8 एप्पल वो खा रहा है तो उसका टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी उससे कितनी मिल रही है। आप यहाँ पे देखें टोटल यूटिलिटी में ये जो यूटिलिटी है बढ़ती जा रही है। 4 एप्पल तक जब तक उसने खाए तो उसकी यूटिलिटी आप देखें 20, 36, 48 और 56 तक हो गई है, बढ़ गई। फिर इसके बाद 5वें 6वें पॉइंट में उसकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब 60 हो गई, 60 हो गई। फिर इसके बाद 7वें और 8वें में उसकी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी कम होने लगी। फिर दूसरा, अरे यार एक सेकंड सॉरी। फिर इसके बाद जो है मार्जिनल यूटिलिटी में आप देखें तो पहले 20, 16, 12 उसकी जो यूटिलिटी हमेशा कम ही हो रही है। टोटल यूटिलिटी की जैसे उसकी बढ़ नहीं रही है, उसकी स्टार्टिंग से ही कम होती जा रही है मार्जिनल यूटिलिटी। फिर एक पॉइंट पे आप देखें जब टोटल यूटिलिटी जाके 60 हो गई है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है कम होते होते। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग हो गई, स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव में जाने लगी। तो ये आपको याद रखना है, ये यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद इसी को दिया हुआ है कि एज पर द टेबल कंजप्शन ऑफ फर्स्ट एप्पल अब मार्जिनल यूटिलिटी 20, 16, 12, वही जो हमने आपको बताया वही दिया हो कि पहले यूटिलिटी जो देखा जाए कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, फिर उसके बाद 0 हो जाती है, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाती है। फिर इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक बार हम देख लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी इज दैट एज अ मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एंड एट अ डिक्रीजिंग रेट। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको हम आके यहाँ ये देखिए आप इस पर यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। हाँ, ये जो फिगर है वही बात यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है, देखिए आप ये जो फिगर है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का फिगर है। तो ये ऊपर वाला फिगर आप देखिए और नीचे वाला फिगर देखिए। तो ऊपर वाले फिगर में टोटल यूटिलिटी आप देखें बढ़ती जा रही है, और वहाँ पे लिखा, देखो मैंने लिख दिया है पेन से, कि इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब टोटल यूटिलिटी की वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन वो डिक्रीजिंग, जैसे 20, 15, 16, मतलब बढ़ तो रही है लेकिन वो डिक्रीजिंग, जैसे उसमें दिया हुआ था ना फिगर में। जैसे अपन एग्ज्यूम कर लें कि 30, 40, 50, 30, फिर उसके बाद अपन 40 ले लें, फिर उसके बाद अपन 45 ले लें, तो कम हो रही ना एक तरीके से, 30 से 40, 10, फिर उसके बाद बढ़ी तो लेकिन 5 बढ़ी, तो इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। और यहीं पे अपन इस तरफ देखें यदि मार्जिनल यूटिलिटी नीचे वाले फिगर में, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम ही हो रही है, डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ये क्या है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ये है डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। फिर आप देखें टोटल यूटिलिटी एक पॉइंट पर जाकर टॉप पे हाईएस्ट हो गई जब, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। फिर उसके बाद टोटल यूटिलिटी जैसे कम होने लगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगी। तो ये यहाँ पे वो ऊपर इस स्टेटमेंट में ये यही लिख रहे हैं जो उस फिगर में हमने आपको समझाया है। फिर भाई इस इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि दिस लॉ ऑन द बेस ऑन विच वेरियस अदर लॉ लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन
इस पे ये रिले करते हैं, इसी से ये डराइव हुए हैं एक तरीके से। फिर इसके बाद है एक्सेप्शन ऑफ द लॉ। तो एक्सेप्शन क्या है, हर चीज़ का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन इसका ये है कि इसमें हॉबीज़ में ये अप्लाई नहीं होगा, हॉबीज़ में अप्लाई नहीं होगा, हैबिट में अप्लाई नहीं होगा, एबनॉर्मल एक्टिविटी में ये अप्लाई नहीं होगा, ये लॉ ऐसे इन चीज़ों में अप्लाई नहीं होगा। इसकी ये एक्सेप्शन है कि भाई किसी की हॉबी है, तो अब जैसे वो क्रिकेट खेलना पसंद कर रहा है तो उसका कोई मन ही नहीं करेगा कितना भी क्रिकेट खिला लो, तो वहाँ पे डीएमयू फेल हो गया ना जाके, तो वहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके बाद ये फिगर हमने देख लिया। इसके बाद है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ये सेकंड लॉ है गॉजेंस का, जो साइंटिस्ट थे। और इसी को इसलिए आप देख सकते हैं, इसके मैंने अलग अलग नाम हैं जो 5-6 जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, गॉजेंस सेकंड लॉ, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ इक्यू प्रोपोर्शनलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हम पूरे नाम हैं जो इनको हम बताएंगे कि इनको ऐसे ऐसा क्यों बोला जाता है। ये बिल्कुल आपको एक तरीके से मैं पूरा समझाऊंगा कि इनको इतने नामों से क्यों बोला जा रहा है। और फिर इसके बाद देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही सी एलोकेट गिवन इनकम ऑन अ परचेज ऑफ डिफरेंट। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इस लॉ में है क्या एक्चुअली, फिर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको खुद भी बहुत इजी होगा, समझ में आ जाएगा। 3 चीज़ें याद रखिए इसमें। सबसे पहले तो कोई कंज्यूमर है, उसकी टोटल इनकम है, यहाँ पे कांस्टेंट लेनी है आपको। 50, जैसे मान के चलो आप बाज़ार जा रहे हो तो आप 50 रुपये में, 50 रुपये आपके पास हैं, उस 50 रुपये में आपको 2 चीज़ें खरीदनी है, मैगी खरीदनी है और बिस्किट के पैकेट खरीदने हैं। तो उन 50 रुपये में आप सपोज दैट आपको मैगी ज़्यादा पसंद है, तो आप सोचोगे यार मैगी के 3 पैकेट खरीद लें 10 वाली, 10 रुपये की, और बिस्किट की हम 2 पैकेट खरीद लें 10 वाली, तो आपके 50 रुपये भी पूरे हो जाएंगे। और आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा कि भाई हमने मैगी ज़्यादा खरीदी है, आपको अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगा। और पूरा इनकम भी आप जो इतना 50 रुपये ले गए थे वो भी आपने पूरे पूरे हो कर दिए उसमें। और बिस्किट के पैकेट भी आपने उसमें 2 खरीद लिए, तो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि डिफरेंट यूनिट में आपने अपनी इनकम को लगाया है और उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त किया है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही सी एलोकेट हिज हर गिवन इनकम ऑन अ परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स इन सच अ वे दैट ही सी मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स। सीधी बात है, डिफरेंट जब भी मार्केट जाते हैं तो डिफरेंट उसको वो गुड्स परचेज करता है कंज्यूमर, और वो अपना जो उसमें इनपुट करता है वो मैक्सिमम देता है, जिसमें जिसको वो ज़्यादा प्रेफर करता है, और उससे जो है टोटल जो यूटिलिटी है उसको बढ़ाता है और मैक्सिमम लेवल को ऑफ सेटिस्फेक्शन को रीच करता है। फिर इसके बाद दिया है द टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज हर इनकम among various commodity in such a way that the last unit of a money rupee spent on each commodity give him the same equal of marginal utility। इनका मतलब है जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी है उसको भी हमको ऐसे यूटिलाइज करना है कि हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। अब जैसे मान के चलिए आप फॉर एग्जांपल आपके पास 30 रुपये हैं, तो आप गए, आपको चिकन मोमोज भी खाने हैं और वेज मोमोज भी खाने हैं 30 रुपये में, तो आप उनसे कहोगे भैया हमको 20 रुपये के चिकन मोमोज दे दो और 10 रुपये के वेज मोमोज दे दो, क्योंकि आपको चिकन मोमोज ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या करोगे 20 रुपये के ले लोगे, और जो वेज मोमोज हैं वो 10 रुपये के लोगे क्योंकि वो आपको कम पसंद है, लेकिन आपको खाने दोनों हैं क्योंकि आपका मन है दोनों खाने का। तो आपने किस तरीके से स्पेंड किया, एक एक यूनिट उसका ऐसे, एक एक रुपया ऐसे खर्च किया अपना कि आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रीच हो गया आपका, एक भी रुपया आपका वेस्ट नहीं गया। तो उसमें इसमें भी यही लिखा है कि लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी गिव हिम द सेम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आप सेटिस्फेक्शन मान के चलिए, सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगा। ऐसे इस ये भी एक डेफिनेशन है जो लिखी हुई है यहाँ पे, जो मैं नहीं बनाई। फिर आपका इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप इधर देख लीजिए। कंज्यूमर, जैसे सबसे पहले तो मैंने क्या हुआ कि यूनिट्स ले ली हैं, और यहाँ पे क्या ले लिया है 50 50 45, ये एक शेड्यूल ले लिया है मैंने। और मेरे सब यहाँ पे मैंने अपना इनकम जो है वो मैंने सोच लिया है कि मेरे पास 40 रुपये हैं और मेरे को 2 कमोडिटी परचेज करनी है, एक्स और वाई।
ठीक है। एक्स की जो कीमत है 5 रुपया है और वाई की जो कीमत है 10 रुपया है। अब आप एक चीज़ याद रखिए, हमेशा जब भी इक्की मार्जिनल यूटिलिटी की बात होगी तो वहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपन मार्जिन अपन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपन प्राइस ऑफ वाई। ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला रखा है ये आपको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आपको मार्जिनल यूटिलिटी दी जाएगी, जैसे ये दी हुई है 50, 45, 40, 35, 25 और दो शेड्यूल दिए हुए हैं और फिर 80, 70, 60, 50, 40, 90 ये जो शेड्यूल दिए हुए हैं, फिर ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, देखिए आप ऊपर 5 रुपये लिखा हुआ है, 10 रुपये लिखा हुआ है। तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर देना है सीधा और बाजू में लिख देना है दोनों को। जैसे इसमें मैंने लिख दिया है 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो ऐसे लिख दिया है। फिर इसके बाद ये बाई का शेड्यूल लिख दिया है पूरा निकाल के। अब आपको ये देखना है कि ये हमारी यूटिल्स आ गई। यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं? यूटिल्स में ये जो लिखा है ना एम यू अपॉन पी एक्स की वैल्यू ये 10, 9, 8 जो भी वैल्यू लिखी हैं, और जो एम यू वाई अपन पी वाई की जो वैल्यू लिखी हुई है 8, 6, 5, 4, 3, ये यूटिल्स में है। तो आपको ये देखना है कि आपकी यूटिल्स हैं वो सेम हो और आपने जो 40 रुपये हैं वो इस तरीके से खर्च करने हैं कि यूटिल्स भी सेम रहें और पूरे पूरे 40 रुपये भी खर्च हो जाएं और आपका सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम रहे। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि सबसे पहले आपने कॉम्बिनेशन कौन सा चूज़ कर लिया। सपोज दैट आपने कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिया 3 यूनिट ऑफ एक्स और 1 यूनिट ऑफ वाई, मतलब 3 यूनिट आपने एक्स की ले ली, मतलब अपने 8, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8, 3 यूनिट ऑफ एक्स और 1 यूनिट ऑफ वाई मतलब 8 दोनों यूटिलिटी। आपको ये एक चीज़ याद रखिए, इसमें अपन ये क्यों निकाल रहे इतना ये सब फालतू का काम कर रहे हैं, क्योंकि अपन को यूटिल्स सेम लेने हैं, मतलब जो वैल्यू निकाली हैं वो अपनी हमेशा सेम रहेंगी। जैसे 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5 ये जो सेम है ना, इन तीनों इनका जैसे इसमें 3 वैल्यू सेम आ गई दोनों में, देखिए आप इसमें, देखिए आप इसमें 8, 8, 7, 7, 6, 6, तो इन तीनों वैल्यू में से ही एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आपको 40 रुपये पूरे खर्च भी हो जाएंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, और आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी निकालना है। तो आप ऊपर किसी भी को ध्यान ना दें, सीधा 8, 8 को देख लें। तो इसमें यूनिट में आप देखें एक्स की वैल्यू देखें तो 8 है, तो अपन को कितना रुपया दिया है? 5 रुपया दिया है, तो 5 3 15 रुपये हो गए। और यहाँ पे 8 कहाँ पे है? ऊपर पहले वैल्यू है, तो पहला के 10 रुपये हैं, तो आपने 15 और 10 एक कमोडिटी वो परचेस कर ली, 3 कमोडिटी एक्स की परचेस कर ली, एक वाई की कर ली, तो 15 और 10 25 हो गए। तो 25 रुपये ही खर्च हुए भाई, अपना सेटिस्फेक्शन रीच नहीं हुआ। फिर आप देख सकते हैं कि अपन दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें 7, 7 का दिया हुआ यूटिल्स का, 7, 7 यूटिल उठा लो। तो ये 7 यूटिल, एक तो चार चार कमोडिटी खर्च करने पर अपन को 7 यूटिल मिल रहे हैं, और बाई में दो कमोडिटी खरीदने पर अपन को 7 यूटिल मिल रहे हैं। तो अपन देख लेंगे 4 और 2, तो 4 को गुणा करो अपन कितने से? 4 पंचे 20, और 2 को गुणा कर दो 10 से, तो 10 दूनी 20, तो 20 20 40 रुपये। तो ये अपना देखिए 40 रुपये थे अपने पास, अपन लेके गए थे मार्केट में, अपन को 2 कमोडिटी खरीदनी थी जिससे अपन को पूरा यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिले, तो वो दोनों का मिल गया, 40 रुपये भी खर्च हो गए। तो ये जो 40 आया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है अपना जो सेम है, सेम यूटिल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, 6 वाला आप देख सकते हैं। ये जो 6 देखिए आप, ये 6 है इधर भी और इधर भी 6 है। तो अब पाँचवा वैल्यू ले लेंगे एक्स का और तीसरा वैल्यू ले लेंगे और 3 कमोडिटी परचेज कर लेंगे बाई की। तो इसमें अपन को कितना मिल रहा है आप देख सकते हैं, 25 और 30, तो ये 55 ज़्यादा रुपये हो गए भाई, अपने बजट में तो रहे। जितना अपन ने 40 रुपये का बजट लिया है ना, तो ये तो 55 हो गया, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अपने बजट से बाहर चला गया, तो अपन इसको भी नहीं लेंगे। तो अपन किसको लेंगे? सीधी बात है, जिस यूटिल से अपन का पूरा मनी भी खर्च हो जाए और अपन का पूरा सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम मिल जाए। तो अपन 4 यूटिल ले लेंगे, 4 यूनिट ले लेंगे एक्स की और 2 यूनिट ले लेंगे वाई की। तो यहाँ पे ये एग्जांपल। फिर इसके बाद लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गॉसियन सेकंड लॉ, वही मैंने सेम चीज़ फिर यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोला है मैंने। सबसे पहले तो इक्वल में अपन ने डिवाइड करना है, ठीक है। अपन को यूनिट इक्वल करना है कि अपन को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में, इसलिए अपन इसको इक्वल बोलते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर इसका गॉसियन सेकंड लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई गॉसियन का सेकंड लॉ, जो साइंटिस्ट थे उनका सेकंड लॉ था, इसलिए उसको गॉसियन सेकंड लॉ बोलते हैं, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि इससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अपनी इनकम को ऐसे हम डिवाइड कर रहे हैं कि हमको उससे जो यूटिलिटी मिल रही है जो कमोडिटी की वो सेम मैक्सिमम हो। फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी प्रोपोर्शनलिटी, मतलब जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल रहेगा।
आपको मोमोज़ का एग्जांपल दिया था मैंने कि आपको 30 रुपये में 2 प्लेट मोमोज़ लेना है और उनका इक्वल रहना चाहिए दोनों का क्वांटिटी, जिससे आपको इक्की प्रोपोर्शनलिटी मतलब सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। फिर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि भाई हमको जब जैसे मैगी, और हमने उसका एग्जांपल लिया था बिस्किट का, यदि हमको मैगी ज़्यादा पसंद है तो हम मैगी पहले ख़रीदेंगे इन कंपेरिजन टू बिस्किट। बिस्किट हम कम खरीदेंगे, एक पैकेट बिस्किट का कम लेंगे, एक मैगी का पैकेट ज़्यादा ले लेंगे। तो इसलिए इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि अपन के पास सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है। 5 नाम बिल्कुल याद रखने हैं आपको। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया है मैंने, एक मैंगो और एप्पल का। ये शेड्यूल दिया हुआ है, सेम यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं प्राइस लिखा है नीचे, ये देखिए प्राइस लिखा है, मैंगो का 10 रुपये लिखा है और एप्पल का 5 रुपये लिखा है। टोटल अपने पास 75 रुपया है। अपन को 75 रुपये में ये दोनों ख़रीदना है। मार्केट में आप 75 रुपये लेके गए, 10 रुपये केजी मैंगो मिल रहा है, 5 रुपये केजी एप्पल मिल रहा है। आपको मैंगो ज़्यादा पसंद है, आपने सबसे पहले तो यूटिल्स निकाल लिए भाई। क्या किया, सबसे पहले यूटिलिटी निकालेंगे, जो शेड्यूल दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो दी हुई है, ये जैसे 100, 90, 80, देखो ये दी हुई है जो मार्जिनल यूटिलिटी, इसको अपन ने प्राइस से डिवाइड कर दिया। ये देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, इससे अपन को प्राइस से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास पूरा शेड्यूल आ गया, ये यूटिलिटी। अब इसमें देख लीजिए आप कि आप इसमें देखिए यूटिल्स कौन कौन से सेम है, 7, 6, 5, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें से ही आपको अपना आंसर मिलेगा, सीधी बात है। तो आप सबसे पहले 4 कमोडिटी किसकी लेंगे, मैंगो की, और 4 मैंगो खरीदेंगे और 1 एप्पल खरीदेंगे। सबसे पहले तो आप, तो दोनों से 7 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आपने 4 खरीदे तो 40 रुपये, ये हो गया, 5 ये हो गया, 45 ही हुए। फिर इसके बाद आप दूसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, 6 वाला, मतलब 6 वाले में क्या है, सॉरी ये इसके लिए एकदम, तो 6 वाले में क्या है, 5 आप मैंगो खरीद रहे हो और 2 आप एप्पल खरीद रहे हो। तो आप दोनों का फिर रेट निकाल दिए थे, मैंगो का रेट 10 रुपये, तो 5 दाम 50 हो गए, और एप्पल का रेट 5 रुपये है, तो मार्जिन 10 हो गए, 60 ही हुए। आपको और ज़रूरत है अभी तो खाने की, भाई अपने पास 75 रुपये हैं, आपने 60 ही रुपये का बन रहा है, तो आप सोचो कि 10, ये 15 रुपये हम क्या करेंगे, 15 रुपये भी हमको खर्च करना है, तो आप छठ भी, तो अपन मैंगो क्या खरीदेंगे, 6 कर लेंगे। और फिर अपन देखेंगे 6 यदि मैंगो कर लिए तो अपन को एप्पल भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिर अपना मैंगो से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा, तो अपन एप्पल बढ़ाएंगे, तो वो भी 5 का यूटिलिटी बार देखेंगे, तो थर्ड 3 अपन एप्पल खरीद लेंगे, फिर इसको गुणा कर देंगे, तो 6 दाम 60 हो गया और 5 तेरी 15 हो गया, तो 60 + 15 कितना हो गया, 75। तो यहाँ पे अपन ने 75 रुपये लिए थे, देखो अपन ने 75 रुपये लिए थे, 75 अपने खर्च भी हो गए टोटल, मतलब सेम यूटिल का सेटिस्फेक्शन भी मिल गया। आप यूटिल भी देखिए, यहाँ पे 5 5 हैं दोनों, है ना, और आपको क्वांटिटी बस डिफरेंट लेनी है अपनों, और गुणा करना है, तो 75 अपना सेटिस्फेक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि सीधी बात है, अपन को इसमें कुछ झमेला इतना दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, जो यूटिल दिए हुए हैं जैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर देना है, सीधी इधर वैल्यू लिख लेना है, और जो वैल्यू सेम आए, जैसे 3 4 वैल्यू जो सेम आएंगी दोनों में, उनका अपन को, उनका जो क्वांटिटी है उसको अपन को प्राइस से गुणा कर देना है, और जिसका भी अपने टोटल, जिसका भी अपने इनकम का जो अपन, इनका जितना अपना इनकम दिया रहेगा उसके टोटल के इक्वल आए, वही अपना वो आंसर हो जाएगा कि इतना क्वांटिटी इसका लेंगे, इतना क्वांटिटी इसका लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आगे का पार्ट। थैंक यू सो मच।